गुड इवनिंग बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल सीरीज़ का पार्ट 2 लेकर के मैं आपके पास आ रहा हूँ। बच्चों एक बार फिर जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में सोशल साइंस के पेपर में सेक्शन बी जिसमें 2 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं, 2 into 4 टोटल 8 मार्क्स के होते हैं बच्चों। तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें मैंने 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं और क्वेश्चंस को समझेंगे और फिर उनके आंसर्स को भी समझेंगे। बच्चों रेडी हो जाओ, देर नहीं करते हैं। आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी 2 रीजंस विच स्टेट्स दैट द वर्ल्ड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ ग्लोबल विलेज। है ना, 2 ऐसे कारण बताओ कि ऐसा लगे कि संसार जो है वो एक गांव के रूप में परिवर्तित हो रहा है ना। तो बच्चों इसका आंसर है, द वर्ल्ड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ ग्लोबल विलेज विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ इन द फॉलोइंग वेज। बच्चों जो ये संसार जो है धीरे धीरे एक गांव के तौर पे विकसित हो रहा है, बन रहा है। उसका कारण है कि बहुत ही प्रभावी यातायात के साधन और संचार के साधन ये हेल्प कर रहे हैं। किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं? एक तो फर्स्ट पॉइंट है, ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने एक बार और डिस्कस किया हुआ है, लेकिन चलो ये मुझे इम्पॉर्टेंट लगा इसलिए एक बार इसको और डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ए, डेली फ्लाइट्स टू डिफरेंट कंट्रीज एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी टू डेवलप फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैज़ कनेक्टेड द कंट्रीज़। यानी दैनिक रूप से, यानी प्रतिदिन जो है हवाई जहाज़ की सुविधा है, हवाई परिवहन की सुविधा जो है दैनिक स्तर पे है, यानी डेली फ़्लाइट्स हैं अलग अलग देशों के लिए, और टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव्ड है जिसके कारण जो है फास्ट ट्रांसपोर्टेशन होता है, तेज़ी से एक जगह से दूसरे जगह लोग और वस्तुएं जाती हैं और एक देश दूसरे देश से कनेक्टेड है। इसका बी पॉइंट है बच्चों, कंप्यूटर और इंटरनेट फैसिलिटीज़ सपोर्टेड बाय सैटेलाइट सर्विस हैव मेड द वर्ल्ड अ स्मॉल विलेज वेयर इन द इंफॉर्मेशन कैन बी रीच्ड एट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। और जहाँ तक इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं के आने जाने की बात है तो बच्चों कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा ने इतनी तेज़ी से इंफॉर्मेशन को पहुँचाने का काम किया है कि पूरा जो विश्व है एक गांव के तौर पे हो गया। यानी आप कोई भी खबर सेकंड्स में, मिनट्स में भी नहीं बच्चों, सेकंड्स में आप दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया के किसी शहर में या दिल्ली से अमेरिका के किसी शहर में इंस्टेंटली फ्यू सेकंड्स में आप इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। और ये जो कंप्यूटर और इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं बच्चों, ये किसकी वजह से हैं? सैटेलाइट सर्विसेज की वजह से। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, स्टेट एनी 2 फैक्टर्स विच मेक फॉरेस्ट अ वेरी यूजफुल रिसोर्स फॉर ह्यूमन्स। बच्चों क्वेश्चन का मतलब है कि 2 ऐसे कारण बताओ जिनके आधार पे हम ये कह सकें कि वन जो होते हैं, जंगल जो होते हैं, वो मनुष्यों के लिए बहुत ही उपयोगी स्रोत होते हैं, रिसोर्स होते हैं। ठीक है, आंसर देखते हैं। द फॉलोइंग फैक्टर्स मेक फॉरेस्ट अ वेरी यूजफुल रिसोर्स फॉर ह्यूमन्स। फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट है इसका, फॉरेस्ट प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स लाइक रेजिन्स, गम्स, वुड एटसेट्रा फॉर मैनी इंडस्ट्रीज लाइक पेपर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री। इसका मतलब है बच्चों कि जंगल जो है बहुत से उद्योगों के लिए, है ना, जैसे कागज़ बनाने का जो उद्योग है या रसायन, केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, उसके लिए जंगल जो है बहुत कच्चा माल प्रदान करते हैं। जैसे कच्चा माल जैसे हो गया रेजिन, हो गया गम, हो गया वुड, हो गया, है ना, ये हमको जंगलों से
प्राप्त होते हैं। सेकंड पॉइंट, बी पॉइंट इसका है, फॉरेस्ट होल्ड द सॉइल फर्मली एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। बहुत अच्छी बात है। जंगल में जो पेड़ होते हैं बच्चों, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, फर्मली यानी मजबूती से मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता, यानी मिट्टी का कटाव नहीं होता। दे ऑल्सो हेल्प इन ब्रिंगिंग रेनफॉल एंड कूल द एनवायरनमेंट। और वनों की वजह से बच्चों बारिश भी होती है, वर्षा होने में वन भी एक कारण होते हैं, यानी जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ बारिश भी अच्छी होती है। और इसके अलावा एनवायरनमेंट यानी वातावरण ठंडा भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है बच्चों। गिव अ ब्रीफ नोट ऑन साइमन कमीशन, वाई वॉज इट बॉयकॉटेड बाय इंडियंस, है ना। ये कह रहा है कि साइमन कमीशन क्या था, उसके बारे में बताइए, और इस कमीशन का भारतीय लोगों ने क्यों बहिष्कार किया, यानी बॉयकॉट किया, क्यों विरोध किया, है ना। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर देखते हैं। साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928। साइमन कमीशन जो है भारत में 1928 में आया। इट वॉज ग्रीटेड विथ ब्लैक फ्लैग्स एंड स्लोगन्स लाइक साइमन गो बैक, है ना। जब ये कमीशन आए, इसके मेंबर्स भारत में आए, तो इसका स्वागत किया गया काले झंडों से और नारों से। और नारे कौन से, साइमन गो बैक यानी साइमन वापस जाओ। बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट, है ना। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग, इन दोनों ही पार्टियों ने इसकी खिलाफत की, साइमन कमीशन की खिलाफत की या इसका विरोध किया। दिस कमीशन वॉज बॉयकॉटेड बाय द इंडियन पीपल हैज़ इट डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियन मेंबर इन इट, है ना। बच्चों इस कमीशन का जो बॉयकॉट है वो भारतीय लोगों ने किया, इसलिए किया क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, ये साइमन कमीशन बच्चों, साइमन कमीशन बनाया गया था इंग्लैंड में, लंदन वाली जो सरकार है उसने बनाया था, टू पैसिफाई इंडियंस, यानी भारतीय लोगों को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए ये कमीशन बनाया गया था। इसको भेजा गया था कि भाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वगैरह है, 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था, यानी भारतीयों को जो थोड़ी बहुत सुविधाएं जो दी गई थी, वो सुविधाएं नहीं दी गई थी, फुसलाने की कोशिश की गई थी। तो उसी लिए भेजा गया था कि जाओ उसमें कोई कमी वमी रह गई है तो उसको पूरा करो, यानी बताओ 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें क्या कमी है, फिर उसमें थोड़ा बहुत सुधार कर दिया जाएगा और इंडियंस को थोड़ा, खास तौर से इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडर्स को थोड़ा पैसिफाई कर दिया जाएगा, यानी खुश कर दिया जाएगा, वो ज़्यादा चिल्लाएं न, ये राष्ट्रवादी आंदोलन न चलाएं, इसके लिए। ठीक है, लेकिन बच्चों इसमें चक्कर ये था कि ये इंडियंस के लिए भेजा गया था, ये साइमन कमीशन बनाया गया था इंडियंस के लिए, लेकिन इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, सारे ब्रिटिश थे। तो भारतीय लोगों का कहना था, या कांग्रेस के लीडर्स का या मुस्लिम लीग के लीडर्स का ये कहना था कि जो कमीशन भारतीय लोगों के लिए आ रहा है, भारत के लोगों की मुश्किलों को सॉल्व करने के लिए आ रहा है, उसमें भारतीय होने चाहिए, क्योंकि एक भारतीय ही दूसरे भारतीय की समस्या को समझेगा। इसमें तो सारे ब्रिटिश मेंबर हैं, इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने उसका विरोध किया था। ठीक है, द कमीशन ऑल्सो डिड नॉट गिव एनी होप ऑफ स्वराज फॉर द इंडियंस। और कमीशन आया भी, उसने अपना काम भी किया, लेकिन जो डिमांड थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, भारत के लोगों की जो मेन डिमांड थी, मुख्य मांग थी स्वराज, यानी हमें स्वराज चाहिए, उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया, उस पर कोई काम नहीं किया इस कमीशन ने, इसलिए इंडियंस ने इसका विरोध और भी किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। वाई वर सेवरल पीपल गैदर्ड इन जलियांवाला बाग अमृतसर ऑन 13 अप्रैल 1919। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग क्यों इकट्ठा हुए थे। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। सेवरल पीपल वर गैदर्ड इन जलियांवाला बाग अमृतसर ऑन 13 अप्रैल 1919 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स, रोलेक्ट एक्ट। ये जो लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को,
वो इसलिए इकट्ठा हुए थे क्योंकि वो सरकार के एक नए कानून का विरोध कर रहे थे। सरकार ने एक नया कानून बनाया था। कौन सा कानून बनाया था बच्चों? रोल एक्ट एक्ट। मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, मैंने आपको बताया था बच्चों कि रोल एक्ट एक्ट क्या है। रोल एक्ट एक्ट एक काला कानून था। एक अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया था। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ बच्चों। इस कानून में क्या था कि किसी भी ख़ास तौर से जो पॉलिटिकल मतलब एक्टिविस्ट, यानी जो राजनैतिक टाइप का, अंग्रेज़ों के नज़र में अपराधी, हम भारतीयों के नज़र में तो अपराधी नहीं था, अंग्रेज़ों जो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ बात करता था वो अंग्रेज़ों के नज़र में अपराधी होता था। तो अंग्रेज़ इस कानून के तहत उसको पकड़कर डायरेक्ट जेल में डाल सकते थे कम से कम 2 साल के लिए। यानी उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करना है, उस पर मुकदमा नहीं चलाना है, ठीक है, उसको कोई वकील की सहायता नहीं देनी है, उसको सीधे जेल में डाल देना है कम से कम 2 साल के लिए। ये कानून था ये रोल एक्ट एक्ट में, है ना। तो इसका विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1919 को लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है। इसके अलावा सम पीपल हैड ऑल्सो कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। और जो अगल बगल के लोग थे, अमृतसर जो शहर है उसके अगल बगल के जो ग्रामीण इलाका है, गांव के जो लोग थे, उनको नहीं मालूम था कि जलियांवाला बाग में क्या हो रहा है, कोई राजनीतिक सभा वगैरह हो रही है, उनको नहीं मालूम था। वो आए थे अपने घर की महिलाओं बच्चों के साथ, क्योंकि हर साल वहाँ पे वैसाखी के पर्व पर मेला लगता था। तो वो मेला सुन के आए थे, क्योंकि बच्चों उस समय ना कम्युनिकेशन के इतने साधन नहीं थे, न्यूज़पेपर, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज़ चैनल, ऐसा कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। तो वो जो बेचारे इनोसेंट लोग थे जो मेला देखने या मेले में एंजॉय करने के लिए आए थे, है ना, उनको नहीं मालूम था कि क्या है। इसके अलावा वो मार्शल लॉ लगा दिया गया था पंजाब में, अमृतसर में ख़ास तौर से मार्शल लॉ, यानी सेना का शासन था। और वो आर्मी ने वहाँ पे कर्फ्यू घोषित कर दिया था। कर्फ्यू का मतलब ये होता है कि कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन उन ग्रामीणों को, बेचारे उन ग्रामीणों को कुछ भी नहीं मालूम था, और वो सोचे कि भाई बैसाखी का हर साल की तरह मेला लगता है, तो वो मेला देखने के लिए चले आए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लग रहा है ये तो। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन व्हाट बेसिस वन कैन से दैट डिमांड डिपॉजिट्स आर बेनिफिशियल फॉर द बैंक्स एंड द पीपल। ये कह रहा है कि डिमांड डिपॉजिट जो है वो बैंक के लिए और आम लोगों के लिए क्यों फ़ायदेमंद होता है। डिमांड डिपॉजिट बच्चों, जैसे हम लोग बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं ना, सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाते हैं हम लोग बैंक में। सिंपल, जैसे हमारे पास पैसा है, हमने बैंक में अकाउंट खुलवा दिया, और उससे ये सुविधा रहती है कि भाई जब मर्जी हम पैसा जमा कर सकते हैं, और जब मर्जी हम पैसा, जब हमको ज़रूरत हो तो हम पैसा उससे निकाल सकते हैं उस अकाउंट से, ठीक है। तो वो ही पूछ रहा है कि बैंक को भी क्या फ़ायदा होता है और आम लोगों को भी। तो इसका आंसर देखो, आंसर है डिमांड डिपॉजिट आर बेनिफिशियल फॉर द बैंक्स एज वेल एज फॉर द पीपल, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट जो है बेनिफिशियल यानी फ़ायदेमंद है बैंक के लिए भी और लोगों के लिए भी। इन द केस ऑफ बैंक्स, सबसे पहले देखते हैं बैंक को कैसे फ़ायदा है। इन द केस ऑफ बैंक्स डिमांड डिपॉजिट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड देम एज लोन्स। बैंक क्या कर सकता है, अगर लोग पैसा जमा कराएंगे तो बैंक के पास पैसा आ जाएगा, कैश आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो बैंक उस पैसे को क्या कर सकता है, दूसरों को लोन दे सकता है, यानी ज़रूरतमंद लोगों को लोन दे देगा, ठीक है, कर्ज दे देगा, और बदले में वो इंटरेस्ट लेगा, ब्याज लेगा, तो बैंक का फ़ायदा होगा, ठीक है। फॉर द पीपल, और लोगों को कैसे फ़ायदा होगा, डिमांड डिपॉजिट आर लाइक नियर मनी दैट कैन बी इजीली विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक, है ना। ये डिमांड डिपॉजिट की वजह से, जो डिमांड डिपॉजिट की वजह से लोग जो अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में, तो वो कभी भी पैसा अपना ज़रूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं। यानी भाई जैसे ऐसा होता है ना कि घर में पैसा है यार, घर में पैसा रहता है तो खर्च हो जाता है कोई ना कोई रूप में, है ना। तो इससे अच्छा उसको बैंक में डाल देते हैं। बैंक में डालेंगे भैया, पैसा बना रहेगा आपका, ठीक है। और आपको मान लो कभी कोई ज़रूरत पड़ गई तो आप आराम से बैंक से अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। 10 डिमांड डिपॉजिट इन दिस वे आर बेनिफिशियल फॉर बोथ बैंक एंड पीपल, ठीक है। इस प्रकार देखते हैं कि जो डिमांड डिपॉजिट होती है वो बैंक और लोगों दोनों के लिए ही फायदेमंद होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। स्टेट द रोल ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो थे उनकी क्या भूमिका थी दलित लोगों के अपलिफ्टमेंट में, उनके उत्थान में, है ना, उनके विकास में अम्बेडकर साहब की क्या भूमिका थी, है ना। तो इसको 2 पॉइंट में बताना है। क्या फर्स्ट पॉइंट है बच्चों इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखो। ए पॉइंट है, ही ज्वाइंड एक्टिव पॉलिटिक्स इन 1930 एंड ऑर्गेनाइज द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन टू अपलिफ्ट द दलित, है ना। वो सक्रिय राजनीति में 1930 में आए अम्बेडकर साहब, और उन्होंने एक संगठन बनाया दलितों के विकास के लिए, एक संगठन बनाया जिसका नाम था डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसका, बी पॉइंट है, ही डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर देम। उन्होंने मांग की, अंग्रेज ब्रिटिश सरकार से मांग की कि जो दलित लोग हैं उनको पॉलिटिक्स में भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, तो उसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट, बच्चों ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है? जैसे आजकल तुम लोगों ने सुना होगा बच्चों, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी जरूर तुमने पढ़ा होगा कि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी पहले रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी को समझ लो, उसके बाद मैं तुमको सेपरेट इलेक्टोरेट बताऊंगा। बच्चों रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? जैसे जो संसदीय क्षेत्र होता है, अलग अलग संसदीय क्षेत्र होता है या विधानसभा क्षेत्र होता है, जहाँ से अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट जो है चुनाव लड़ते हैं, और फिर वो मेंबर, कोई एक जो है जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वो मेंबर बन जाता है, ठीक है। चुनाव होता है, वोट सब डालते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। लेकिन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उसमें किसी खास जाति का व्यक्ति ही उम्मीदवार बन सकता है, खासतौर से एससी या एसटी, है ना, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के जो उम्मीदवार होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, वही वहाँ से उस रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों कैंडिडेट तो उसी जाति के होंगे, लेकिन वोट तो सब डालते हैं, है ना। वोट जो वोटर्स होते हैं, यानी जो कॉमन वोटर्स होते हैं, वो किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी ये होती है। लेकिन बच्चों जो सेपरेट इलेक्टोरेट होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि उस इलेक्टोरेट में, यानी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसके लिए कि वो रिजर्व है, जिस जाति के लिए वो रिजर्व है, उसी जाति का कैंडिडेट भी होगा और वोटर भी उसी जाति के होंगे। यानी वोट डालने भी वाले जो हैं, जो वोटर हैं, वो भी उसी जाति के होंगे, और चुनाव लड़ने वाला जो उम्मीदवार है वो भी उसी जाति का होगा। अन्य किसी जात या धर्म के लोगों को वोट डालने का अधिकार भी नहीं होगा। ये सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है बच्चों। हालांकि कांग्रेस खासतौर से महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था, और आफ्टर ऑल लास्ट में उन्होंने अंबेडकर साहब को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड है उसको छोड़ें, क्योंकि इससे क्या होगा बच्चों, खतरा हो जाएगा, जो हिंदू लोगों की आपस में जो यूनिटी है उसमें खतरा हो जाता, ठीक है। तो इसलिए गांधी जी ने उनको मना लिया कि आप और जो भी डिमांड है वो रखिए, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड मत रखिए। क्योंकि देखिए, रिजर्व होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है, मिलना चाहिए, पर वोट डालने का अधिकार सबको होना चाहिए। कैंडिडेट कोई भी हो, पर वोट कोई भी डाल सके, ठीक है। गांधी जी का कहना ये था, ठीक है। और उन्होंने रिजर्वेशन, बी पॉइंट में ही लिखा हुआ है, ही डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो भी शैक्षिक संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय, कॉलेज वगैरह हैं, उसमें दलित लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनके लिए सीट रिजर्व होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, व्हाट काइंड्स ऑफ हैजार्ड्स आर फेस्ड इन द माइनिंग इंडस्ट्री। ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, यानी माइनिंग इंडस्ट्री में, खदान वाले उद्योग में किस तरह के जो नुकसान हो सकते हैं, किस तरह के हैजार्ड, है ना। हैजार्ड यानी हैजार्ड हम कह सकते हैं कि नुकसान हो किसी भी तरह का, ख़ास तौर से ऐसा नुकसान जो हेल्थ को लेकर हो, यानी किसी की भी हेल्थ को लेकर जो नुकसान होता है उसको हैजार्ड बोलते हैं, या खतरा भी बोल सकते हैं, है ना। तो क्या है द काइंड्स ऑफ हैजार्ड्स फेस्ड इन द माइनिंग इंडस्ट्री, है ना, क्या है, फर्स्ट पॉइंट है
ए, risk to life due to collapse of roofs, overflow of water, fire is always there inside the mines. रिस्क यानी खतरा होता है, TO2 होगा बच्चों, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो रिस्क टू लाइफ यानी जीवन का खतरा होता है। जो भी माइनिंग इंडस्ट्री में होते हैं, वर्कर्स होते हैं, जो भी होते हैं, उनको उनके जीवन पे खतरा होता है। क्या? कब जो अंडरग्राउंड माइनिंग में जो जाते हैं, यानी खदान के अंदर जाते हैं कोयला वगैरह या कुछ भी निकालने के लिए, तो छत गिरने का डर रहता है। एक ओवरफ्लो ऑफ वाटर, कभी कभी क्या होता है बच्चों, जब खोदा जाता है, माइनिंग की जाती है, अचानक से जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, अचानक से अंडरग्राउंड वाटर आ जाता है, जो पानी भर जाता है माइनिंग्स में, और उसमें डूबने का खतरा हो जाता है। इसके अलावा ख़ास तौर से जो कोयले की खदानें होती हैं, उनमें अक्सर अंदर किसी न किसी कारण से आग लग जाती है, और ये भी एक खतरा हो जाता है। ठीक है, इसका बी पॉइंट है, माइनिंग कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीजेज एंड पल्मोनरी डिसऑर्डर टू माइनर्स। इसके अलावा जो माइनर्स होते हैं, जो खनिक होते हैं, जो खदान में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, उनको अक्सर सांस की बीमारियां होती हैं। क्यों? क्योंकि डस्ट, जो माइनिंग की जो धूल निकलती है, वो उनके फेफड़े में जाती है, इसलिए उनको रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी डिसऑर्डर होने के खतरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 2 खास बातें बताओ। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर का ए पॉइंट, इट इज़ अ पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। ये एक बहुत ही पावरफुल संगठन है, विश्व का शक्तिशाली, वो WTO जिसको बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये तो कि बहुत सारे देशों की नीतियों तक को ये तय करता है कि किस देश की सरकार को क्या करना चाहिए, वो ये तय करता है। समझ लो ये इतना पावरफुल है। दूसरा, इट एम्स एट लिबरलाइजिंग इंटरनेशनल ट्रेड। इसका मुख्य काम है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, एक देश का दूसरे देश से जो व्यापार है, निर्यात और आयात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो भी है, उसमें लिबरलाइजिंग हो, लिबरल हो दोनों देश एक दूसरे के प्रति। अब बच्चों इसी में एक आ गया लिबरलाइजिंग टर्म, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसे ऐसे करके मैं बच्चों बीच में जो कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? क्या होता है, जैसे आप अमेरिका से, मान लो आप अमेरिका से कोई, सपोज फॉर एग्जांपल, अमेरिका से आप कोई कंप्यूटर खरीद के ला रहे हो, लैपटॉप खरीद के ला रहे हो अमेरिका से। अब अमेरिका से जब आप लैपटॉप खरीदोगे, अमेरिका के किसी, मान लो न्यूयॉर्क शहर घूमने गए, वहाँ तुमने न्यूयॉर्क में बाज़ार से एक लैपटॉप खरीदा। लैपटॉप खरीद के तुम एयरपोर्ट पे आए इंडिया के लिए, मुंबई की फ़्लाइट पकड़ी तुमने, तो वहाँ एयरपोर्ट पे जो कस्टम डिपार्टमेंट वाले हैं, वहाँ के अमेरिका के जो कस्टम डिपार्टमेंट वाले हैं, वो तुमसे टैक्स ले लेंगे। ठीक है, तुम वहाँ से सामान तुमने खरीदा, वह बिल देखेंगे, उसका बिल देख करके तुम पर वो और टैक्स लगा देंगे, चाहे जितना टैक्स लगाएं, 5%, 10%, जो भी। ठीक है, उसके बाद तुम मुंबई जब लैंड करोगे, जब मुंबई एयरपोर्ट पे आओगे, तो एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले फिर तुम्हारी जांच होगी। ठीक है, और फिर से वो लैपटॉप और बिल वगैरह सब देखेंगे, इंडियन जो कस्टम डिपार्टमेंट के हैं, फिर वो भी तुमसे कुछ टैक्स लेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद तुम जो है एयरपोर्ट से बाहर जाओगे, अपने घर जाओगे। यानी तुमको 2 बार टैक्स देना पड़ा, 2 क्या 3-4 बार टैक्स देना पड़ा। यानी तुमने उस दुकान से खरीदा, वो दुकान जो न्यूयॉर्क की दुकान से लैपटॉप खरीदा, तो उस दुकानदार ने भी अपनी गवर्नमेंट का टैक्स लिया ही होगा। ठीक है, अपने बिल, उसमें बिल में टैक्स होगा ही। ठीक है, उसके बाद तुम एयरपोर्ट आए, एयरपोर्ट में आया तो तुम वहाँ के जो कस्टम डिपार्टमेंट है उसने टैक्स लिया। फिर जब इंडिया में आए फिर टैक्स लिया, तो वो लैपटॉप तुमको काफ़ी महंगा पड़ गया। जैसे एक बात कह रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों WTO का बोलना है, मैंने ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, मैंने सिंपल सा एक एग्जाम्पल दिया है, इसका मतलब तुम ब्रॉड वे में लेना। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी हम किसी देश से माल मंगवाते हैं तो वहाँ की सरकार भी टैक्स लेती है। जब वो माल यहाँ उतरता है भारत में, तो हमारी सरकार भी फिर उस व्यापारी से टैक्स लेती है। तो WTO का कहना है कि भैया ये टैक्स लेने देने का काम बंद करो, या तो टैक्स को एकदम कम करो, टैक्स लो। WTO बोलता है टैक्स लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है,
पर कम लो, इतना मत लो कि वो माल जो है महंगा पड़ जाए। तो इससे क्या होगा कि जो व्यापार का जो एक क्या बोलते हैं उसको, जो स्मूथ कंडक्शन है वो उसमें बाधा आती है। बाधा कैसे आएगी? अब जैसे मान लो कि हमारे भारत में वो कारपेट, हमारे भारत में कारपेट बनते हैं बहुत अच्छे, ठीक है। बनारस के पास भदोई एक जगह है, वहाँ कारपेट बनते हैं। तो हमारे कारपेट जो है ना वो यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज़ में और यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी फेमस है हमारे कारपेट। तो अगर मान लो कि हमारा कारपेट वहाँ गए, यूरोप के किसी देश में जाए, मान लो इंग्लैंड में जाए, ब्रिटेन में, अब वहाँ की सरकार जो है वहाँ पे टैक्स लगा दे, उसके ऊपर 100% टैक्स लगा दे। 1 लाख का कारपेट है, उस पर 1 लाख रुपये और टैक्स लग गया, वो 2 लाख का हो गया। तो वहाँ के लोग जल्दी खरीदेंगे नहीं ना उसको, वो महंगा हो जाएगा ना, ठीक है। तो हमारी सरकार उसका विरोध करेगी कि भाई, वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट से बोलेगी कि भाई इतना टैक्स क्यों लगा रहे हो आप हमारे माल पे, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम बदले में क्या करेंगे, ब्रिटेन से कोई माल आएगा तो हम भी टैक्स लगा देंगे 100%, लो भैया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, व्यापार में बाधा आएगी। तो WTO बोलता है सभी देशों को, भैया अपने अपने देश में आप टैक्स कम लगाओ। इससे क्या होगा, जो ग्राहक हैं, चाहे वो किसी भी देश के ग्राहक हों, उनको हर तरह का माल मिले, हर देश का माल मिले, और ग्राहक के पास चॉइस रहे, वो अपनी मर्जी से जो उसको ड्यूरेबल रहे, रीजनेबल प्राइस में रहे, वो खरीदे, चाहे वो किसी भी देश का हो। WTO का कहना ये है, यानी पूरे वर्ल्ड को एक मार्केट के तौर पे बनाना है, किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए। नो ऑब्स्टेकल शुड बी देयर, है ना, कोई भी बाधा मतलब क्या, ये टैक्स क्या होता है, जो अलग अलग गवर्नमेंट टैक्स जो लगाती है उसी को बाधा बोला है मैंने, है ना। तो WTO का काम यही है कि लिबरल यानी उदार, हर सरकार क्या रहे, उदार रहे, ज़्यादा टैक्स ना लगाए, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ रीजनल पार्टी? गिव फ्यू नेम्स ऑफ रीजनल पार्टी इन इंडिया। हाँ, ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है बच्चों। पॉलिटिकल पार्टीज, ये कहता है रीजनल पार्टी क्या होती है। रीजनल पार्टी जो स्टेट लेवल पे जो पार्टी होती है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल। और फिर पूछ रहा है इनके कुछ के नाम बताओ, ठीक है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको अच्छे से आप देख लेना, ठीक है। पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन, ठीक है, टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट। ये कहता है कि किसी राज्य की विधानसभा के लिए चुनाव अगर होता है, उस चुनाव में कम से कम 6% वोट यदि कोई पार्टी प्राप्त करती है, या नहीं, और विंस एटलीस्ट 2 सीट, और कम से कम 2 सीटें भी जीतती है, तो उसे इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट और रीजनल पार्टी। तो उसको, जो भारत का चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको एक स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी के तौर पे रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, रजिस्टर करता है। दीज आर कॉमनली रेफर टू एज रीजनल, इनको रीजनल पार्टीज यानी क्षेत्रीय राजनीतिक दल कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल हैं बच्चों, समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, है ना। 20 पार्टीज हैव नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विथ यूनिट्स इन सेवरल स्टेट। इसके अलावा 20 ऐसे राजनीतिक दल हैं जो नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिनकी अलग अलग यूनिट्स जो है अलग अलग राज्यों में हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है मुझे लगता है, क्वेश्चन नंबर 10। और बच्चों ये भी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय वन पार्टी सिस्टम? ये पूछ रहा है कि वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, एक दलीय व्यवस्था क्या होती है। ऑल्सो स्टेट सम एडवांटेज टू दिस पार्टी, और इसके फ़ायदा क्या होता है, वन पार्टी सिस्टम में क्या फ़ायदा होता है। हालांकि अजीब सा क्वेश्चन है बच्चों, है ना, क्योंकि वन पार्टी सिस्टम का तो विरोध ही होता है, वन पार्टी सिस्टम तो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। लेकिन अब क्वेश्चन है तो है भाई, है ना। अब इसका आंसर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखते हैं। अ सिस्टम अंडर विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन इन द कंट्री इज कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कि एक देश में सिर्फ एक ही राजनीतिक दल को अनुमति हो कि वो चुनाव लड़े, ठीक है, या किसी भी तरह की राजनीतिक क्रियाकलाप करे, ठीक है, सिर्फ एक ही पार्टी को,
तो उसको हम लोग वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। सम ऑफ द एडवांटेज, इसके वन पार्टी सिस्टम का एडवांटेज यानी फायदे क्या हैं। फर्स्ट है ए पॉइंट, देखो इसका, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट। क्या होता है कि अगर वन पार्टी सिस्टम होती है तो सरकार काफ़ी मजबूत होती है और उसमें स्थिरता होती है, यानी सरकार बदलने के चांसेस बहुत कम होते हैं या न के बराबर होते हैं। सिंस देयर इज नो अपोजिशन पार्टी, गवर्नमेंट इज स्ट्रॉन्ग एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड आउट ऑफ पावर। चूंकि वन पार्टी सिस्टम में अपोजिशन नाम का कोई चीज होता ही नहीं, विपक्ष नाम की कोई चीज होती ही नहीं, है ना। चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, सिक्का मेरे बाप का। बात समझ गए। तो कोई अपोजिशन नहीं, यानी कोई विरोध करने वाला है नहीं, तो इसलिए सरकार बहुत ही मजबूत होती है और कैन नॉट बी रिमूव्ड आउट ऑफ पावर, यानी सरकार के पद से उस पार्टी को कोई हटा ही नहीं सकता, क्योंकि हटाने वाला कोई है ही नहीं। ठीक है, दूसरा ये एडवांटेज है। ठीक है, बी दूसरा क्या एडवांटेज है बच्चों, लेस एक्सपेंसिव, यानी पैसा कम खर्च होता है। क्यों? सिंस देयर इज ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी एंड वन कैंडिडेट ऑफ दैट पार्टी डज नॉट मच मनी स्पेंट ऑन इलेक्शन। चूंकि एक ही पार्टी है, एक पार्टी है, वही चुनाव लड़ेगा, ठीक है, वही चुनाव जीतेगा, इसलिए चुनाव में पैसा भी ज़्यादा खर्च नहीं होगा। ठीक है, पैसा कब खर्च होता है? जब 2, 4, 10, 20 उम्मीदवार होते हैं, सारे उम्मीदवार वोटर्स को लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। ठीक है, खूब जम करके करोड़ों करोड़ों रुपया पानी बांटते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही वन पार्टी सिस्टम में एक ही कैंडिडेट है। ठीक है, वो बस गया, उसने बता दिया लोगों को कि भैया मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, लोगों को उसी को वोट देना है, न दे तो उसी को जीतना है, पैसा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से वो चुन लिया गया, क्योंकि एक ही पार्टी है, विरोधी दल कोई है ही नहीं, दूसरी कोई पार्टी है ही नहीं। तो ये बच्चों उसने एडवांटेज बताया है। ठीक है, इस तरह से बच्चों आपका जो ये 10 क्वेश्चन की ये सीरीज़ पूरी हुई। नेक्स्ट पार्ट 3 में मैं नेक्स्ट आपको और क्वेश्चंस बना के दूंगा बच्चों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट लिख के ज़रूर बोलना कि और किस तरह के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाऊं। ओके, गुड बाय।